नमस्कार, मैं भराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। किसी भी देश की दिशा और दशा अगर बदलनी है, तो युवाओं को हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र यहाँ पर है और यहाँ युवाओं को राजनीति में अग्रसर होना, आगे आना बहुत ज़रूरी है। इस बाबत कई ऐसी संस्था है, जो युवाओं को आगे आने के लिए प्रेरित करती है राजनीति में। लेकिन कुछ विडंबनाएँ हैं हमारे भारत की राजनीति में, एक छवि ऐसी बन गई है नेताओं की या जो इतने भी साधारण परिवार है, आम परिवार है, वो अधिकतर चाहते हैं या जितना भी मध्यम वर्गीय जो परिवार है, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे ये तमाम राजनीति से दूर रहें। राजनीति को एक ओछी नज़र से देखी जाती है, ये वर्तमान की सच्चाई है भारत में। लोग पढ़ लिख कर इंजीनियर, डॉक्टर और तमाम क्षेत्रों में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन राजनीति की ओर बहुत कम ही लोग अग्रसर होना चाहते हैं। तो आज हम एक ऐसे युवा से आपको मिलाएँगे, जो युवा संसद के लिए झारखंड से में जो युवा संसद होता है, उसके लिए सेलेक्ट हुए हैं। युवा संसद एक संगठन का नाम है, एक संस्था का नाम है, जो युवाओं को प्रेरित करती है राजनीति में आने के लिए। इसके लिए वो कई तरह के कार्यक्रम चलाती है। इस बार 27 सितंबर से एक कार्यक्रम होने वाला है, 27, 28 और 29 3 दिनों का एक कार्यक्रम है, जिसमें पूरे झारखंड के युवा उस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ एक युवा साथी बैठे हैं, जिनका नाम है करण वर्मा। करण जी, स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी, और आपकी सभा की पूरी टीम को भी मेरा करण कौशल का सादर नमस्कार। जी। करण, सबसे पहला क्वेश्चन, आप कैसे आपके मन में आया कि युवा सदन में आपको जाना चाहिए? जी अभय जी, मैंने शुरू से ही, जब से मेरी पढ़ाई शुरू हुई थी, स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, उस समय मेरे सोशल मीडिया, जब हम लोग जिस दौर में है, उस समय जी। सोशल मीडिया काफ़ी प्रभावी रूप से बिल्कुल। अपना भूमिका निभा रही है समाज में। तो मैंने भी बहुत पहले से सोशल मीडिया का उपयोग मैं कर रहा हूँ। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को जाना। पढ़ाई के दौरान भी मेरे खास रुचि था सामाजिक अध्ययन को लेकर, सिविक्स को लेकर। तो मैंने राजनीति में मेरा विशेष रुचि बहुत पहले से है। क्योंकि देखिए, मेरा मानना ये है कि आप कहीं भी कोई भी फील्ड में, आप मान लीजिए अभी की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही देखें तो हमारे युवा कम कैपेबल नहीं है, हर क्षेत्र में कैपेबल है। वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद भी जब बात आता है उस पर कंट्रोल करने का, तो कहीं न कहीं हमारा जो राजनीति है वही उसको कंट्रोल करती है, और हमारा राजनीति ही उसको हर क्षेत्र में स्थापित करती है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमारी राजनीतिक व्यवस्था जब तक सुदृढ़ नहीं होगी, तब तक हमारा कोई भी किसी भी क्षेत्र को हम उठा लें, वो मजबूत नहीं हो सकती। जो युवा सदन है, इसके बारे में आपको थोड़ा बताइए। एक्चुअली संगठन क्या है? आपका जो निर्धारित कार्यक्रम है 27 तारीख से, उन सभी के बारे में एक बार डिटेल बताएँ। जी, युवा सदन एक सदन व्यवस्था से जुड़े हुए एक कार्यक्रम है। ये पूरे राज्य स्तर का कार्यक्रम है। युवा सदन नामक एक एनजीओ, रांची की एनजीओ है, जो हर साल ये युवा सदन का कार्यक्रम का आयोजन करवाती है, जिसमें पूरे राज्य भर से 150 युवा युवतियों का, 18 से 30 वर्ष के युवा युवतियों का इसमें चयन होता है। इसका चयन प्रक्रिया 2 राउंड में पूरी होती है। फर्स्ट राउंड में आपको अपनी प्रारंभिक पूरी जानकारी देते हुए आपको किसी 2 मुद्दे पर खुद से लिख कर भेजना है। तत्पश्चात यदि आप पहले राउंड में चयनित हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको किसी भी मुद्दे पर, अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित किसी भी मुद्दे पर एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको भेजनी है युवा सदन के ईमेल में। वहाँ से आप चयनित होने पर अंतिम रूप से आपका चयन हो जाता है। और ये पूरा कार्यक्रम ही बेसिकली एक मूक विधानसभा है। मूक विधानसभा, इसमें आप पूरे सदन व्यवस्था को जान पाएंगे। इसमें जो सदन व्यवस्था के जो सारे छोटे-छोटे टर्म्स है, जैसे क्वेश्चन आवर है, जीरो आवर है, अविश्वास प्रस्ताव है, ये सारी चीज़ों को, सदन को आप बेसिकली बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये न केवल राजनीति के लिए, बल्कि आप यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है अपने राजतंत्र को जानने के लिए, अपने सदन व्यवस्था को बहुत नज़दीक और बारीकी से जानने के लिए। आपके बारे में बात किया जाए तो आपने किन 2 टॉपिक के बारे में लिखा था सिलेक्शन हेतु? जी अभय जी, मैं बेसिकली गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। तो मैं सबसे पहले जो यहाँ पे देखता हूँ, आज तक जो, अभी हालांकि पिछले कुछ सालों से स्थिति सुधरी है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ, जहाँ तक गिरिडीह विधानसभा एक बहुत ही पुराना जिला है। राज्य निर्माण में ये 6ठा नंबर पर आता है, जहाँ पे जिला का निर्माण हुआ था। 6ठा नंबर पर हमारे गिरिडीह जिला का निर्माण हुआ था 1972 में। 1972 के बाद आज तक
जो सबसे बड़ी जरूरी थी उस शिक्षा के क्षेत्र में आज तक यहाँ पे कोई हम्म, बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थी, मेडिकल कॉलेज नहीं थी, अभी तक नहीं बन पाई है। हम्म, और यदि अभी प्रक्रिया में होगी तो मुझे मालूम है कि यदि प्रक्रिया में होगी तो आगे बनेगी, लेकिन अभी तक तो गिरिडीह में ऐसा कुछ था नहीं। तो मैंने सबसे पहले उच्च शिक्षा को लेकर अपने मुद्दा को प्रस्तुत किया। साथ ही साथ एक सबसे बड़ा जो यहाँ का मुद्दा है सदर अस्पताल का। सदर अस्पताल का वो मुद्दा है जो हर साल हर नेता हर पार्टी के लोग इसको छूते हैं, सिर्फ चुनावी स्टंट बनाते हैं। सदर अस्पताल का मुद्दा लेके आते हैं कि इस बार हमें वोट दीजिए, इस बार हम सदर अस्पताल को व्यवस्था को सुधारेंगे। लेकिन हर साल हर दरमियान यही होता है कि चुनाव आता है, चुनाव बीत जाता है, लेकिन सदर अस्पताल एक केवल चुनावी मुद्दा बनकर ही रह जाता है। तो मैंने यही 2 मुद्दों को प्रमुखता से अपने इस कार्यक्रम को चयन को पहले जो प्रक्रिया होती है उसमें मैंने डाला था। युवा सदन में आप जाइएगा तो वहाँ आपको बोलने का मौका मिलेगा। वो शायद सभी को एक नेता के रूप में वहाँ नॉमिनेट कर दिया जाता है कि आपको ये मंत्रालय दिया गया है। आपको अगर मौका मिले तो मौका तो मिलेगा ही, जो शेड्यूल उसका होगा। तो गिरिडीह विधानसभा की और कौन कौन सी समस्या को आप वहाँ उठाइएगा? जी, मैंने विधायक तो मैं वहाँ बनूँगा ही, विधायक के अलावा मैंने मंत्रालय के लिए मैंने जो अपना मंत्रालय चुना है, वो सबका ऑप्शंस रहता है, आप कोई भी मंत्रालय अपने इच्छानुसार चुन सकते हैं। तो मैंने अपने ऑप्शन में ग्रामीण विकास मंत्रालय को चुना है, क्योंकि गिरिडीह का क्षेत्र आज भी देखा जाए तो इनके बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे क्षेत्र आते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में आज भी मूलभूत आवश्यकताएं जो है स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं, शिक्षा संबंधी जो सुविधाएं हैं, कहीं ना कहीं आज तक ये केवल राजनीतिक मुद्दा बनी है। आज तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई। तो मैंने ग्रामीण विकास मंत्रालय इसलिए चुना है ताकि मैं ग्रामीणों की जो आधारभूत सुविधाएं कैसे उस पर उपलब्ध हो सके, उसकी आवाज मैं सदन में उठा सकूं, और वह आवाज सिर्फ सदन में ना केवल बल्कि उससे ऊपर सरकार तक पहुंच सके। झारखंड के मुद्दे पर अगर बात करें, जब आपको मौका मिले या ऐसे भी, आप इतने जागृत युवा हैं, आप इतना आगे बढ़े हैं कि 150 युवा जो पूरे झारखंड से जाएगा, उसमें आप भी एक जागृत युवा हैं। झारखंड की कौन सी समस्या आप उठाना चाहेंगे? झारखंड हम सब जान रहे हैं, शुरू से झारखंड हमारा खनिज संपन्न राज्य रहा है। सभी जानते हैं कि खनिजों का अकूट भंडार हमारे झारखंड में है, फिर भी बदहाली है। ये वही बात हो गई है कि एक हिरन उसके नाभि में कस्तूरी होने के बाद भी वो जंगल भटकता फिरता है, और उसके जो कस्तूरी है उसके नाभि में है, बावजूद बार बार जंगल में भटक रहा है। बस वही स्थिति हमारे झारखंड की है। इतना खनिज संपन्न होने के बाद भी आज राज निर्माण के 24 वर्षों के बाद भी अपने बदहाली का रोना रो रही है। मैं सबसे पहले ये मुद्दा उठाना चाहूंगा कि सबसे पहले यहाँ सरकार द्वारा ऐसा एक मजबूत नीति और नियमावली बने जो यहाँ के संसाधनों का सबसे पहला उपयोग यहाँ के लोगों तक पहुँचे, उसकी सुविधाएं लोगों तक पहुँचे, और अन्य जैसे संसाधनों के प्रयोग से जो भी यहाँ उद्योग चल रहे हैं, जैसे बड़े बड़े टाटा में है, जमशेदपुर में है, टाटा स्टील है, बोकारो में है। हमारे गिरिडीह को देखें तो गिरिडीह में भी औद्योगिकरण ने तेजी से अपने पांव पसारे हैं। यहाँ लगभग पूर्वी भाग में देखें तो लगभग पूर्वी भाग सारा का सारा उद्योगों से घिर चुका है। अनेक प्रकार के उद्योग लगे हैं, फिर भी यहाँ के लोग ना उनको रोजगार ढंग से उपलब्ध हो पा रहा है, ना उनकी अच्छी सुविधाएं मिल पा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि झारखंड के लोगों को यहाँ के जो भी उद्योग स्थापित हो रहे थे, उद्योगों से यहाँ के लोगों को सर्वप्रथम ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना चाहिए। उसके बाद एक समस्या जो शुरू से अभी तक आ रही है, युवाएं हमारे झारखंड के काफ़ी मजबूत हैं, उनका इच्छा शक्ति, उनका दृढ़ शक्ति वे हर रूप से मजबूत हैं, लेकिन वो मात खा जाते हैं सरकार के गलत नीति और नियमों की वजह से। आज भी कोई एक छोटा सा CGL एग्जाम हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो तो देखा जाता है कि प्रायः क्वेश्चन लीक हो जाता है, तो कभी और भ्रष्टाचार और धांधली के आरोप में एग्जाम रद्द हो जाता है। ये सबसे बड़ी खामी है हमारे राज्य की। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले कि झारखंड में एग्जाम जो भी सरकारी एग्जाम होते हैं वो पारदर्शी रूप से हो, ताकि हमारे यहाँ झारखंड के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नियुक्तियों में लाभ मिल सके। 150 अलग अलग जगह के युवा आएंगे पूरे झारखंड भर से। इस बार क्या लगता है वो कौन सा मुद्दा सबसे ज्यादा गूंजेगा विधानसभा में? क्योंकि पिछले 2.5 साल में झारखंड में झारखंडियत लोगों को इस क्षेत्र में बहुत जागरूकता हुई है कि हम झारखंडी हैं, यहाँ हमें अधिकार अपना मिल रहा है। बीच में कई नीतियां सरकार के द्वारा बनाई गई। इस बार क्या लगता है सबसे जो मुद्दा सबसे अधिक उठेगा वो कौन सा मुद्दा हो सकता है आपके हिसाब से? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सबसे पहले तो स्थानीय नीति का मुद्दा जो है सो जोरों शोरों से उठेगा, क्योंकि यहाँ के युवा अब जागरूक हो चुके हैं। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों की वजह से वो जागरूक हो चुके हैं। वो अब जान चुके हैं कि सबसे पहले यदि स्थानीय नीति यहाँ का
मजबूत और सुचारू रूप से नहीं बनती है, तब तक यहाँ के नियोजन में उनका अधिक से अधिक भागीदारी नहीं बढ़ पाएगी। स्थानीय निधि का मुद्दा तो उठना ही उठना है। साथ ही साथ एक और मुद्दा जो अभी तत्कालीन जो इस समय में जो गुजर रही है, वो देखिए एक एक्साइज कांस्टेबल का आपने देखा होगा एग्जाम हुआ, एक 583 पोस्ट के लिए लाखों लाख आवेदन आए और सोचिए कि बेरोजगारी का आलम यह है कि नौकरी के लिए लोग 15-16 की संख्या में लोग जान गंवा चुके हैं। ये मुद्दा भी बहुत ज़ोरों-शोरों से मुझे लगता है सदन में उठेगी और उठनी भी चाहिए, क्योंकि ये बेरोज़गारी का वो आलम है जिसके कारण नौकरी, एक छोटी सी नौकरी की चाहत में यहाँ के युवा अपनी जान तक गँवा दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं समझता हूँ कि सारे युवाओं के जो भी इस युवा सदन में भाग लेंगे, उसे मजबूती से इस मुद्दे को उठाना चाहिए, ताकि ये मुद्दा जो है सरकार तक पहुँचे और इस पर कोई ठोस कार्रवाई हो सके। युवा सदन की इस बार की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जो फॉर्म अप्लाई करना था, सिलेक्शन प्रोसीजर था। आगे भी युवा सदन होंगे। इस बार जब युवा सदन हो रहा है, शायद चौथी मर्तबा हो रहा है। आगे 5वीं 6ठी जब भी हो, वैसे युवा या वैसे बच्चे जो इसमें भाग लेना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ उनको बताएँ कि इसमें क्या प्रोसीजर है, वहाँ तक कैसे लोग पहुँचते हैं? जी, बिल्कुल। जुड़ेंगे कैसे? आपने सिलेक्शन प्रोसीजर तो बता दिया, लेकिन उससे कॉन्टैक्ट कैसे होगा? क्या फॉर्म निकलता है या और कोई सुविधा है? जी, बिल्कुल, युवा सदन नाम से एक सोशल मीडिया के विभिन्न हैंडल में आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब में युवा सदन नाम से उसका पेज भी चल रहा है। आप युवा सदन को वहाँ फॉलो कर सकते हैं। नियमित रूप से उसके हर एक अपडेट्स को पाने के लिए आप युवा सदन को सोशल मीडिया में फॉलो कीजिए। साथ ही साथ जैसे जब प्रोग्राम होती है, उसके पहले नोटिस, प्रोग्राम होने से 1 डेढ़ महीना पहले सूचित किया जाता है कि अगला संस्करण बहुत ही जल्द आने वाला है। तो आप अपडेट रहें, सोशल मीडिया में देखते रहें, क्योंकि सारी प्रक्रिया ये राज्य भर में ऑफलाइन चलती है। ऑफलाइन प्रचार प्रसार भी होती है, लेकिन ऑफलाइन प्रचार प्रसार में बहुत सारे क्या होते हैं कि बहुत सारे युवा छूट जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन एक अच्छा माध्यम है लोगों को इससे जुड़ने का। तो ऑनलाइन में आप सोशल मीडिया के माध्यम से इससे जुड़ सकते हैं। और इसमें चयन प्रक्रिया की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले बताया, पहला ये 2 राउंड में इसका चयन प्रक्रिया पूरी होती है। पहला राउंड में आपको अपना बेसिक डिटेल्स देने के साथ ही अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित 2 समस्या लिखनी है, साथ ही साथ उसका समाधान आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, आपके अपने शब्दों में होनी चाहिए। उसमें चयन होने के बाद जो भी फर्स्ट राउंड में चयनित होते हैं, तो उसको 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो शूट करना है खुद से किसी मुद्दे पर और खुद से एक वीडियो बनाकर भेजना है। तो फाइनल राउंड में चयनित होने वाले जितने भी प्रतिभागी रहेंगे, वो युवा सदन में भाग लेंगे। तो वहाँ जाने के लिए या जो प्रक्रिया है, क्या रजिस्ट्रेशन वगैरह का कुछ शुल्क लगता है ये? जी, रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹100 का रजिस्ट्रेशन शुल्क है। तो शुरुआती तौर पर आपको सबसे पहले ही जमा कर देनी होगी और यदि आप चयनित हो जाते हैं, तो युवा सदन द्वारा निर्धारित जो भी उसका चार्ज होगा, वो चयनित छात्र देंगे, क्योंकि उसमें 3 दिन का आपको रहना है, खाना है, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन फ़ी है, वो सारा कुछ उसी में रहेगा। वो युवा सदन निर्धारित करती है कि कितना देना है, नहीं देना है, लेकिन शुरू में आपको ₹100 रजिस्ट्रेशन चार्ज हर हाल में सबको देना है। जब आप युवा सदन से वापस आएँगे, वहाँ का माहौल देखेंगे, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या आप इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहेंगे? जी, बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छा मौका रहेगा हम युवाओं के लिए। युवा सदन के माध्यम से हम कहीं न कहीं अपनी बातों को, अपने विधानसभा के मुद्दों को एक राज्य स्तरीय पटल पर रख सकते हैं, जाकि और एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पे हमारे राज्य के जितने भी मंत्री हैं, विधायकगण हैं, उसमें भाग लेते हैं अतिथि के रूप में और ये पूरे कार्यवाही को सुनते भी हैं। तो मुझे लगता है कि एक काफ़ी बेहतरीन मौका होगा जहाँ पर हम अपने बातों को रख सकेंगे, अपने मुद्दों को रख सकेंगे। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ अपनी जी, तरफ से बिल्कुल। कि अभी देखा आपने जैसे शुरुआत में ही बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया कि आज के युवा सोचते हैं क्या कि राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, कीचड़ वाला चीज़ है, इसमें नहीं उतरना चाहिए, एक दलदल है, हम फँसते जाएँगे, राजनीति में हमें नहीं उतरना है। लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति ही आपके जो है दशा और दिशा को तय करती है। जैसे आपने कहा, दशा-दिशा इसलिए भी तय करती है क्योंकि यदि आप देखने जाएँ तो हमारी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा जो कानून है या फिर कुछ भी है, तो सदन के माध्यम से ही होकर बनती है। सदन में जब तक कोई भी कानून नहीं लाया जाए, तब तक वो जी। कानून नहीं बन पाती। यदि आपको कहा जाए, कोरोना जैसा भयंकर महामारी को आपने देखा, सरकार ने एक आदेश जारी किया कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना। तो सरकार के एक आदेश पर आप चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी घर में रहें, बाहर नहीं निकले। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि कहीं न कहीं राजनीति से आप सीधे तौर पर जुड़े हैं और राजनीति आपके जीवन को प्रभावित करती है। राजनीति आपके जीवन को नियंत्रित करती है। यदि आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आप कोई भी एग्ज़ाम होती है, तो एग्ज़ाम होने के बाद यदि सरकार ने कह दिया कि नहीं, अब एग्ज़ाम दे भी देते हैं, तो सरकार कहती है कि नहीं, एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाता है। तो एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है
तो कहीं ना कहीं हमारी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है सर्वप्रथम उसमें राजनीति का जो स्थान है वो सबसे ऊपर है। और जब तक युवाओं की भागीदारी हमारी राजनीति में नहीं बढ़ेगी तब तक मुझे नहीं लगता कोई भी व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव होगा। पिछले कुछ दिनों में हमने झारखंड में भी देखा, टाइगर जयराम महतो ने जो विचार को लाया था उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं अब हमारे बीच युवाओं की राजनीति के प्रति सहभागिता बढ़ रही है। और एक काफ़ी अच्छा ये निर्णय रहेगा यदि युवा हमारे ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आते हैं तो हमारे देश की व्यवस्था बिल्कुल बदलेगी और अवश्य बदलेगी। जी, तो आज हमारे साथ थे करण कौशल जी, युवा सदन में जा रहे हैं। आज हम इनका पॉडकास्ट कर रहे हैं जब ये युवा सदन में जाने की तैयारी में है। जब ये वहाँ से लौट कर आएंगे तो फिर इनके साथ जुड़ेंगे और पूछेंगे किन तमाम मुद्दों पर इन्होंने वहाँ बातचीत किया, इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, ताकि और जो इतने भी युवा हैं वो जागृत हो, इस तरह के कार्यक्रम में भाग ले। इससे आपका लीडरशिप डेवलप होता है आपके अंदर, आप कई चीज़ों को सीखते हैं, आप कई लोगों के बीच बैठना उठना बोलना चलना तक सीखते हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है और कहीं ना कहीं आपके मन से एक हेजिटेशन बाहर होता है। करण कौशल का हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अपील आपकी सभा की पूरी टीम की ओर से, अगर आपके पास किसी भी तरह का टैलेंट है और आपको लगता है कि आपको प्रमोट होने की ज़रूरत है, आपको प्रमोशन की ज़रूरत है, तो आप हमारा जब ये वीडियो चल रहा होगा तो स्क्रीन में डिस्प्ले एक नंबर डिस्प्ले होता है, उसमें आप हमें कांटेक्ट करें। या आपका टैलेंट हो सकता है या आपके अगल बगल का जो लोग हैं उनका टैलेंट हो सकता है। अगर आपको लगता है कि उस चीज़ को प्रमोशन की ज़रूरत है, उन्हें प्रमोट करना चाहिए, तो हमसे अवश्य कांटेक्ट करें। या और ऐसा भी चीज़ कुछ ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे मुद्दे हैं या कुछ ऐसे जगह हैं जिनको सभी लोगों को दिखाना चाहिए, जिससे सभी लोगों को फ़ायदा हो, लोगों में जागृति हो, या उस जगह का भी प्रमोशन होना अगर आवश्यक है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस हमारे जो डिस्प्ले में जो स्क्रीन में जो नंबर डिस्प्ले होता है उसमें आप व्हाट्सअप करें। निस्वार्थ भाव से आपकी सभा की टीम आपका साथ जरूर देगी। एक साथ बोलेंगे करण, जोहार झारखंड। जोहार झारखंड। अब वीडियो अंत करने से पहले मैं आपकी सभा टीम के सारे दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा, चूंकि मैं युवा सदन में जा रहा हूं, मैं अपने बातों को तो मैं वहां रखूंगा ही, साथ ही साथ आपकी सभा की टीम के जितने भी दर्शक हैं उनसे भी मेरा अनुरोध होगा कि यदि आपको लगता है कि कोई मुद्दा सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे विधानसभा क्षेत्र से, तो आपकी सभा के यूट्यूब और फेसबुक में कमेंट करके बताएं, ताकि मैं उन मुद्दों को देखकर सदन में अपनी आवाज़ उठा सकूँ। साथ ही साथ आपकी सभा हमारे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के सभी मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है। आप सब भी आपकी सभा से टीम से अधिक संख्या में जुड़ें और इसके फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें और यूट्यूब के चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।